के 12 बजे का समय था। वैदेही नाम की एक लड़की आंखों में खौफ लिए भागी जा रही थी। हे भगवान, मुझे बचा ले। वहीं एक आदमी भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे भाग रहा था। आज तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं, आज तो तू मेरी होकर ही रहेगी। वो भी तेज कदमों के साथ उसका पीछा कर रहा था। वैदेही को कुछ ही दूरी पर डाकघर नजर आया, जिसे देखकर एक पल को उसके कदम रुक गए। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो न जाने क्या सोच रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे रुक, भागेगी किधर, रुक। ये आवाज सुनकर वैदेही ने आगे कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से डाकघर के अंदर घुस गई। डाकघर के अंदर घुसकर वो एक कमरे में गई और बेड के पीछे छिप गई। इधर वो आदमी भी डाकघर के सामने आकर रुक गया। अरे ये इसके अंदर चली गई, जाऊं या नहीं। उसने कुछ सोचा तो पाया कि वो और अपनी वासना को काबू नहीं कर पाएगा। वो झट से डाकघर के अंदर घुस गया। अरे कहां है तू, सामने आ। वो उसको छिपकर देख रही थी। वो खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकली और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी उस आदमी को बराबर वाले कमरे से कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई और वो उस कमरे में चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पाया कि कुर्सी पर कोई नहीं बैठा है, फिर भी वो अपने आप हिल रही है। सामने ही मेज पर एक कागज और एक कलम रखी है। उसने एक लंबी सांस ली। तभी मेज पर रखा कलम अपने आप कागज पर चलने लगा और वो कागज अपने आप आकर उसके मुंह पर लगा। उसने उसे पढ़ा तो उसकी सांसें गले में ही अटक गई। चिट्ठी पर लिखा था, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। ये पढ़कर वो पलटा और भागने के लिए दरवाजे की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही उसका पैर किसी अदृश्य शक्ति ने खींचा और उसे डाकघर के अंदर खींच लिया। दरवाजा खटाक से बंद हो गया और उसकी चीख डाकघर के बाहर तक सुनाई दी। चारों तरफ शांति छा गई। डाकघर का दरवाजा खुला और उसका मृत शरीर बाहर आ गिरा। उसकी दोनों आंखों में कलम गड़ी हुई थी और उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। यह रात के 10 बजे का समय था। नितिन अपनी साइकिल पर सवार बीरमपुर गांव की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, जिसे देखते हुए उसका रुआ खड़ा हो रहा था। अरे यार, यहां पर इतना डर लग रहा है। जब उस डाकघर में रहूंगा तब मेरा क्या हाल होगा। और सुना है कि वो बीच जंगल में बना है। तेज तेज पैडल मारते हुए वो चौराहे पर पहुंचा, जहां पर एक आदमी खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कहिए साहब, क्या आप ही नए पोस्टमास्टर हैं? जी हाँ, मैं ही नया पोस्टमास्टर हूँ। मेरा नाम राजू है। ये लीजिए पोस्टमास्टर, ये है डाकघर की चाबी। यहाँ से सीधे चले जाइए, वहां आपको डाकघर नजर आ जाएगा। अरे मेरा पहला दिन है, आप भी साथ चलिए ना। अरे डाक बाबू, मेरा काम बस इतना ही था। और वैसे भी आप कौन सी मोटरसाइकिल पर आए हैं? मेरा वजन तो वैसे भी आप इस साइकिल पर नहीं उठा पाएंगे। मैं सुबह आपका नाश्ता लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ये कहकर वो बिना नितिन का जवाब सुने वहां से चला गया। अरे बड़े ही खड़ूस लोग हैं यहाँ के यार। नितिन ने साइकिल आगे बढ़ा दी और फिर कुछ ही देरी में वो डाकघर पहुंचा। रात का अंधेरा और जंगल की शांति में खड़ा वो डाकघर एक अलग ही तरह का माहौल दिख रहा था। वो साइकिल से उतरा और चाबी लगाकर ताला खोला। दरवाजा खुलते ही कुछ चमगादड़ निकलकर हवा में उड़ गए। अरे बाप रे,
ये डाकघर है या भूत बंगला? वो अंदर पहुंचा। उसने कंधे पर टंगा बैग उतारा और उसमें से कपड़े निकालकर अलमारी में लगाए और फिर कुर्सी पर बैठकर बाहर का शांत नजारा देखने लगा। हाँ नितिन भैया, अब तो यहां ही कई साल गुजारने हैं। छोड़ दो मुझे, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी और वो चौंकते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे कौन है भाई? वो भागकर दरवाजे पर पहुंचा। तभी उसको एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी सांसें फूलने लगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने टेलीफोन से नंबर डायल किया। हेलो, मैं पोस्टमास्टर बोल रहा हूं। तभी उसे दूसरी तरफ से भी वही भयानक आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। उसे सुनकर नितिन के हाथ से टेलीफोन छूट गया। वो बाहर भी नहीं भाग सकता था और किसी को बुला भी नहीं सकता था। अपने कानों को बंद करके वो एक कोने में ही बैठ गया। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। ठक ठक ठक। अरे पोस्टमास्टर जी, दरवाजा खोलिए। ये आवाज सुनकर नितिन की आंख खुली और उसने उठकर दरवाजा खोला। सुप्रभात साहब, कैसे गुजरी आपकी पहली रात? राजू ने हाथ में नाश्ते का टिफिन पकड़ा हुआ था। अगर मैंने इसको बता दिया कि मेरे साथ यहां क्या हुआ है तो हो सकता है कि मेरी नौकरी खतरे में आ जाए। सुप्रभात। जी, सब कुछ ठीक था। आओ अंदर आओ। नितिन ने राजू को अंदर लिया और राजू ने उसे नाश्ता करवाया। उसके बाद राजू बिना कोई बात किए वहां से चला गया। आज मेरा पहला दिन है, मुझे ठीक से काम करना होगा। नितिन ने देरी ना करते हुए अपना काम शुरू किया और पूरे दिन वो काम ही करता रहा। आधा दिन उसने फाइल में लगाया और आधे दिन में चिट्ठियां बांटने निकला। शाम होने पर फिर से घना अंधेरा छा गया। नितिन के दिल में अब डर उभरने लगा था। मैं जल्दी सो जाता हूं यार, वैसे भी ये नौकरी नहीं छोड़ सकता मैं। वो बेड पर गया और सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि बचाओ! उसे एक भयानक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो उठ बैठा। वो कमरे से निकला तो हॉल में कोई भी नहीं था। कौन है? मुझे बचाओ! ये आवाज सुनकर उसने पीछे पलटकर कॉरिडोर की तरफ देखा। उसने पाया कि सामने से एक आदमी भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। वो आदमी नितिन के सामने आकर रुका। उसके शरीर पर जगह जगह खरोंचें आई हुई थी और आंखों में खौफ भरा था। अरे कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? वो मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। नितिन कुछ कहता इससे पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी का पैर खींचा और उसको अंधेरे में घसीट ले गई। नितिन उसके पीछे भागा, लेकिन वो शक्ति उसे बिजली की रफ्तार से खींच ले गई। जब नितिन कॉरिडोर के आखिरी कोने में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठा। उस आदमी का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी कटी गर्दन दो टुकड़ों में बटी एक तरफ पड़ी थी। ये देखकर नितिन की सांसें तेज हो गई। उसको समझ नहीं आया कि वो आखिर करे तो क्या करे। अगर किसी ने इसे यहां देख लिया तो इसके खून का इल्जाम तो मुझ पर आ जाएगा। नितिन ने उसकी लाश के टुकड़ों को समेटा और उसे डाकघर से कुछ ही दूरी पर जंगल में ले जाकर दफना दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे भुलाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन नौकरी जाने का डर उसे इस जगह रहने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह होने पर
ठाकुर अपने एक आदमी के साथ डाकघर आया। अरे डाक बाबू, मेरा एक आदमी कल रात से गायब है। पूछताछ से पता चला है कि वो कल रात जंगल की तरफ ही आया था। क्या आपने उसे देखा है? कहीं ये उसी आदमी की तो बात नहीं कर रहे जो कल रात यहां मारा गया? नहीं ठाकुर साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। नितिन ने किसी तरह से ठाकुर को वहां से रवाना किया और फिर से अपने काम में लग गया। रात होने पर फिर से उसे कुछ आहटें सुनाई देने लगी। कभी कॉरिडोर से कुछ सुनाई देता तो कभी हॉल से, कभी कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देती। इन सबको नजरअंदाज करके उसने सोने का फैसला किया, लेकिन तभी फिर से एक नए आदमी की चीख सुनकर नितिन बेहद डर गया। वो जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ा और सामने का मंजर देख उसने अपने घुटने टेक दिए। आज भी एक कमरे में उसे एक लाश मिली जिसका सर उसके धड़ से अलग था। ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है जो ये सब कर रहा है? अब तीसरी रात भी नितिन के साथ वही हुआ। एक के बाद एक 3 लोगों की लाशें जंगल में दफनाते हुए अब नितिन की हिम्मत टूट रही थी। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने डाकघर के हर एक कमरे को देखा और फिर बोला, बेटा, यहां किसी अतृप्त आत्मा का साया है जिसकी मौजूदगी तुमको यहां महसूस होती है। जो भी लोग मारे गए, क्या तुम उनको जानते हो? मैंने जहां तक मुझे अंदाजा है वो तीनों ही ठाकुर के आदमी थे। ये सुनकर बाबा ने कुछ सोचा। क्या यहां कोई ऐसी चीज है जो तुमसे पहले यहां रहने वाले डाक बाबू ने इस्तेमाल की हो? ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं बाबा। उनमें से एक वो कुर्सी है, वो रात को अपने आप हिलने लगती है। ये सुनकर तांत्रिक उस कुर्सी पर बैठा जो रात के समय अपने आप हिला करती थी। उसने आंखें बंद की और फिर काफी देर शांत रहा। क्या हुआ बाबा? ये सुनकर बाबा ने आंखें खोली और बोला, मैंने अपनी शक्तियों से पता किया है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। ये सुनकर नितिन गौर से तांत्रिक की ओर देखने लगा। आज से 8 महीने पहले इस डाकघर में नरेश नाम का एक पोस्ट मास्टर रहता था। एक रात उस डाक बाबू के पास एक खूबसूरत लड़की आई। डाक बाबू, डाक बाबू। अरे आप कौन है और इतनी रात में यहाँ? डाक बाबू, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, आप अंदर आइए। और फिर पोस्ट मास्टर ने उसको अंदर लिया और लड़की ने अपनी कहानी बताना शुरू की। मैं ठाकुर साहब की बेटी बिंदिया हूँ और मैं पड़ोस के गांव के एक लड़के मनोज से प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसके बारे में जब मैंने पिताजी को बताया तो उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मनोज एक कुम्हार है। उन्होंने मनोज को मेरी तरफ से एक झूठी चिट्ठी पहुंचाई जिसमें ये लिखा है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, और तब से मनोज मुझसे मिलने नहीं आया। ऐसे में मुझे उसको अपना संदेश पहुंचाना है। ये चिट्ठी आप किसी भी तरह उस तक पहुंचा दीजिए, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। और फिर यह कहानी सुनकर नरेश ने उसकी मदद करने की सोची और वो लड़की चिट्ठी देकर चुपचाप वहां से निकल गई। सुबह होने पर नरेश निकलता, इससे पहले ही वहां ठाकुर और उसके 3 आदमी पहुंच गए। डाक बाबू, कल रात मेरी बेटी यहाँ आई थी, बताओ उसके और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई? अरे ठाकुर साहब, वो यहाँ नहीं आई थी, मेरी उससे कोई बात हुई ही नहीं। ये सुनकर ठाकुर के आदमियों ने उसे बहुत मारा, लेकिन नरेश ने अपनी जुबान नहीं खोली और चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठाकुर के आदमियों ने उसकी जान ले ली और उसे जंगल में ही दफना दिया। इतना सुनकर नितिन को सब कुछ समझ आ गया। इसका मतलब है कि उसने जिन 3 आदमियों को मारा था वो वही थे जिन्होंने उसको मारा था। हाँ, और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उस चिट्ठी को मनोज तक पहुंचाना चाहता था। तो क्या मुझे उस चिट्ठी को मनोज तक पहुंचाना चाहिए? हाँ, उस चिट्ठी को पहुंचाने के बाद हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। नितिन ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह वो चिट्ठी मनोज तक पहुंचाएगा। उसने घंटों मेहनत की और उसे एक चिट्ठी मिली जिस पर बिंदिया का नाम लिखा था और मनोज के साथ
उसके घर का पता लिखा था। नितिन ने अब देरी नहीं की और उस चिट्ठी को लेकर निकल पड़ा। करीब 2 घंटे बाद वो मनोज के घर पहुंचा। ये लो मनोज, तुम्हारे लिए चिट्ठी है। क्या मेरे लिए चिट्ठी है? मनोज ने चिट्ठी पर बिंदिया का नाम पढ़ा तो हैरान रह गया। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मनोज, तुमको जो चिट्ठी मिली थी वो मैंने नहीं भेजी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने तुमको वो चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने मुझे मेरे ही कमरे में बंद कर दिया है और मुझे तुमसे मिलने नहीं देना चाहते, इसलिए ये चिट्ठी तुम्हें लिखी है। इसे पढ़कर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए गलत फहमी भरी है उसे भूल जाना और यहाँ कभी मत आना, क्योंकि मेरे पिताजी तुमको खत्म कर देंगे। तुम्हारी बिंदिया। बिंदिया की चिट्ठी पढ़ मनोज की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये चिट्ठी 8 माह पहले लिखी गई है। आपने इसे पहुंचाने में इतना समय कैसे ले लिया? दरअसल जिस डाक बाबू को ये चिट्ठी बिंदिया ने दी थी उसे ठाकुर ने मार डाला था। मैं मेरी बिंदिया को उस कैद खाने से निकाल कर रहूंगा। मैं अभी उसे लेने जा रहा हूं। देखिए, अगर ऐसे अकेले गए तो ठाकुर तुमको भी जान से मार देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं रुकने वाला। 8 महीने से बिंदिया मेरा इंतजार कर रही है। या तो उसका हो जाऊंगा या मौत का। ये कहकर मनोज ने अपनी साइकिल निकाली और निकल गया। नितिन भी अपनी साइकिल पर बैठा और ठाकुर की हवेली की तरफ रवाना हो गया। मनोज ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, कहाँ है मेरी बिंदिया? उसे देखकर ठाकुर हैरान रह गया और उसके चेहरे पर गुस्सा पनपने लगा। तो तू है वो मनोज? अच्छा हुआ तो यहां खुद आ गया। अब तुझे और अपनी उस बेटी को जिसने मेरी नाक कटा दी है, दोनों को आज ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर ठाकुर ने अपनी तलवार निकाली। उसी समय नितिन भी वहां पहुंच गया। ठाकुर साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। पोस्टमास्टर, तू यहां क्या कर रहा है? नितिन कुछ बोलता इससे पहले ही नरेश की आत्मा भी अपने भयानक अवतार में वहां प्रकट हुई। उसे देखकर ठाकुर के सभी आदमी वहां से भाग गए। अरे भागो, भूत भूत! ठाकुर की आंखें खौफ से फट पड़ी। तभी जोरों की हवाएं चलने लगी और चारों तरफ धुआं फैल गया। ठाकुर की तलवार उसके हाथ से छूट गई और उसी की गर्दन पर आ गई। एक ही हमला उसकी गर्दन पर ऐसा हुआ कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। तभी बिंदिया के कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुल गया और वो बाहर निकली। बिंदिया! मनोज! एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की आंखों से आंसू बह निकले और इन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। ये दोनों अब एक हो चुके थे। ठाकुर का गुरूर जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। डाक बाबू दोनों को देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। वहीं नितिन के चेहरे पर भी मुस्कान छलक आई।